अब हम लोग जाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अभी तक हम लोगों ने कर्व मतलब कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ किया था। अब इमेज ड्रॉ करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का और देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझना है। ये मिरर ड्रॉ कर लिए, इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब एक मान लेते हैं कि ये फोकल पॉइंट है और इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर डाल दिए, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कहीं पर यहां पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री को ध्यान रखते हुए करेंगे। अब प्रोसेस को समझिए क्या है। अब ये पी क्यू मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और इसका हमें इमेज ड्रॉ करना है। तो क्यू पॉइंट का इमेज पहले ड्रॉ करते हैं। क्यू पॉइंट का इमेज, ये एक रे पैरेलल ले जाते हैं, ये हमेशा ड्रॉ कर लेंगे। और जो भी रे पैरेलल होगा वो फोकस से हमेशा गुजरेगा, तो उसको फोकस से इसे पास करा दिए। क्लियर हो गया। दूसरा रे क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप दूसरा रे जो है ऐसे यहाँ पर कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जितना एंगल ये है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे को दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं इस रे से कट करेगा इस वाले रे से, वहीं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक तरीका और क्या है कि दूसरा वाला रे जो है उसको आप डायरेक्ट सेंटर से गुजार दीजिए, ये सेंटर से, ठीक है। ये जो सेंटर है, कौन सा सेंटर बोलिए, तो ये सी। तो जो सी से जाएगा वो सी से ही लौटेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इस वाले पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सी से, ये गया, ठीक है। सी से गया, सी से गया, सी से ही लौटेगा ये इमेज। यहां पर इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा। तो क्लियर हो गया। दो आप किसी ये ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और मैं दिखा ही दे रहा हूं, जरूरी नहीं था दिखाना इसको, बट समझाएं इसलिए दिखा दे रहे हैं। ये हो गया, और इतना ही एंगल बनाते हुए लगभग बनेगा ये। तो ये जो पॉइंट हुआ इसे हम लोग क्यू डैश बोल लेते हैं, ठीक है। और क्यू डैश जो है क्यू का इमेज है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, तो ये पी डैश मिल गया आपका। तो क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश इज इमेज ऑफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। फिर से रिपीट करते हैं। एक रे पैरेलल लिए, उसको फोकस से पास करा दिए रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरा रे सेंटर से ऐसे पास करा दीजिए, जहां कट करेगा वहां होगा। अगर दिक्कत है ये करने में, तो आप दूसरा रे क्या कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ यहाँ पर पोल से ले लीजिए, और ये एंगल इक्वल टू लगभग ये एंगल ड्रॉ कर दीजिए, और जहाँ कट करेगा वो क्यू डैश हो जाए। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, पी डैश क्यू डैश बन गया इमेज। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें आपको डिस्टेंस सारा दिखाना है, दिखा दीजिए डिस्टेंस। पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है पोल का, ठीक है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका v है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये f है। ये सब पता है, फिर भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में अलग से लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी हाइट अगर h1 है और जो इमेज बनी है इसकी हाइट अगर h2 है, तो जो मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेज का हाइट कितना है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था। अगर 2 हो गया इसका मतलब इमेज डबल हो गया है, अगर हाफ हो गया इसका मतलब इमेज छोटा होकर के हाफ हो गया है। ये मैग्निफिकेशन हो गया। लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। चीजें क्लियर होती जानी चाहिए धीरे धीरे। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग किसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, किसको बोलेंगे, तो ये ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा ट्रायंगल, देखिए जैसे कि H1 के साथ ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ये, और H2 के साथ ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ये। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो tan थीटा को बराबर कर लीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, आ जाएगा आपको एकदम बिल्कुल H1 बाई, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, दोनों एंगल ये भी थीटा होगा। इसका नाम अगर ए देते हैं, ठीक है, पी देना चाहिए था लेकिन हमने पी ऑलरेडी ले लिया है, तो फिलहाल इस पॉइंट को ए दे देते हैं। तो tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, H1 बाई ए पी, और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 बाई
ए पी डैश। इसका मतलब हो गया कि H2/H1 जो हो गया वो कितना हो गया, ए पी डैश बाई ए पी, और ये किसके बराबर हो गया, ए पी डैश बाई ए पी। ठीक है, तो ए पी डैश क्या है, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस है आपका ए से पी डैश, ये माइनस क्या भी, और ए पी क्या है, माइनस यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वी बाई माइनस यू। लेकिन ये माइनस H2/H1 लिखे हैं, क्यों माइनस H2/H1 लिखे हैं बोलिए, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हाइट जो है, अगर हम लोग यहाँ से ओरिजिन लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसलिए ये लिख दिए। तो ये इससे क्या मिला, हमारे पास मिला कि H2/H1 मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन जो होगा m, वो हमेशा होगा v बाई माइनस वी बाई यू। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन लैटरल का आ गया। इसमें क्या हो गया है कि हाइट को प्रॉपरली ले लिया गया, इसलिए अगर नेगेटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब इमेज इन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज इन्वर्ट नहीं हुआ है। क्लियर है, तो ये मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी, क्लियर है। तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जा रही है। मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, मैग्निफिकेशन डेरिवेशन कैसे हुआ, इमेज ड्रॉ कैसे करते हैं ये देखें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो नेचर होता है अलग अलग पोजीशन पे, कॉन्केव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होगा वो कहाँ होगा और इमेज का लोकेशन कहाँ होगा, ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इससे याद भी रख लेना चाहिए। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमने बिटवीन क्या रखें, इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हमने रखा है किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके लिए आप एक छोटा सा ड्रॉ करके भी हमेशा देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, मान लेते हैं ये फोकस है, ये सेंटर है, और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो देखिएगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखें, ये सी है और ये फोकस है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें हैं दोनों के बीच में, तो इमेज जो होगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। अब बना कर भी देख सकते हैं इमेज को। ठीक है, ऐसे जाएगा, जाने के बाद एक ये ड्रॉ कीजिएगा, फिर ऐसे आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ काटेगा, तो आई जो होगा वो कहाँ कहाँ बनेगा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, रियल होगा, और वो क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा, रियल भी होगा, और छोटा भी होता है, डिमिनिश्ड भी होगा। ठीक है, एनीवे इमेज क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। अब अगर मान लीजिए बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, तब क्या होगा, सी के अंदर ला दिए लेकिन एफ से बाहर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या हो जाएगा, सी एंड एफ के बीच में रखें तो क्या हो जाएगा, ये एफ है ये सी है, इसके बीच में यहाँ पर इमेज रखें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमेज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना लीजिए ऐसे, ये जाएगा, जाने के बाद फोकस से आ गया। ठीक है, और दूसरा जो है आपका इमेज जो बनेगा वो सी से अगर आप दिखाइएगा ऐसे, तो ये कहीं दूर पे काटेगा, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दिखा नहीं पा रहे हैं, ऐसे और ऐसे दिखा रहे हैं, तब यहाँ दिख पा रहा है। ये गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ये बना। तो इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। जैसे जैसे देखिए ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे इमेज अब दूर भागता जा रहा है। ठीक है, अब इन्फिनिटी एंड सी के बीच में बनने लगा। ठीक है,
अब अगर फोकस पे ला दिया जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख दीजिएगा तो उससे जितना सारा रेज होगा वो तो पैरेलल हो जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा। लेकिन अगर फोकस के अंदर ला दी, इफ बिटवीन एफ एंड पोल, एफ और पोल के बीच में क्या ला दिए हम, ऑब्जेक्ट को, तो उस समय क्या केस हो जाता है कि दूर भाग करके एफ तक लाएं तब तक तो इमेज इन्फिनिटी चला गया। अब इन्फिनिटी से इमेज कहाँ दूर भागेगा, तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो वो क्या करेगा, रियल बनाना बंद कर देगा और वर्चुअल बनाने लगेगा। एफ है, सी है, आपने यहाँ पे रख दिया, इस बार वो क्या करेगा, बना ही नहीं पाएगा। पैरेलल से तो ऐसे चला जाएगा और सेंटर से जो आएगा वो, मान लीजिए सेंटर से दिखा रहे हैं ऐसे, तो ये कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसको अगर डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये दिखाई देगा कि कहीं सॉरी, ये कहीं जा करके मिरर के पीछे बन रहा है और बड़ा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेज बिहाइंड द मिरर, और इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं बन पा रहा है। और इमेज मैग्नीफाइड होगा, बड़ा हो जा रहा है कि नहीं। इस केस में क्या हो जाएगा, इमेज रियल है, वर्चुअल नहीं, ठीक है। और इन्वर्टेड भी है, इस केस में इन्वर्टेड नहीं है आपका, इमेज मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, ठीक है, इरेक्ट भी है। क्लियर है चीजें। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप एनालाइज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेम चीज लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में सपोज कीजिए ये रखा गया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, पहले वाले की तरह नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये सी है, ये एफ है, सॉरी ये सी है और ये एफ है, और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो ये मिरर के फ्रंट में रहेगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर मान लेते हैं ये, तो ये जाएगा, जाने के बाद ये फोकस से गुजरना चाहिए, लेकिन फोकस दूसरे साइड, तो ये ऐसे इस तरह से चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा करके रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक सेंटर से ले जाइए, सेंटर से, तो सेंटर से ले जा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा करके इसको रिटर्न करा सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा, कहीं आगे बढ़ाइएगा तो एक छोटा सा रीजन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज, ठीक है, ये इमेज बन गया हमारा। तो इसका इमेज का अगर नेचर देखें तो कैसा इमेज बना है, ये इमेज बना है आपका बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, बिटवीन पी एंड एफ, इमेज बना है वर्चुअल, इमेज बना है छोटा डिमिनिश्ड, इमेज बना है इरेक्ट, ठीक है। ये चीज हो गया, डिमिनिश्ड, इरेक्ट है, वर्चुअल है, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ अगर लाते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, तो भी उस केस में आपका इमेज का नेचर वही रहेगा, आप दिखा सकते हैं, सी है, एफ है, यहाँ कहीं अगर आप रखते हैं, फोकस से गया, दूसरा एक ऐसे गया, जाने के बाद ये रिटर्न हो गया, फिर ये, इस केस में भी ऐसे ही बना, सेम जो वहाँ पे लिखे हैं वही होगा, बिटवीन पोल एंड एफ, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, ठीक है। अब तीसरा केस ले लीजिए, आप पोल और एफ के बीच में ले आइए ऑब्जेक्ट को, तो भी देखिएगा सिचुएशन क्या है, नहीं बदला है, वही रहेगा, फिर भी यही बनेगा, सेम चीज होगा, बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिला, ये जो दो चीज देखें इसमें देखें कि कॉनकेव मिरर के केस में केवल एक, कॉनकेव मिरर के केस में केवल एक ऐसा सिचुएशन आया जब
पोल के जो फोकल पॉइंट के अंदर में रखा गया तब इरेक्ट, वर्चुअल और बड़ा बना था, अदरवाइज ये रियल इमेज बनाता है। और इस केस में क्या है कि कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखिए हमेशा वर्चुअल बन रहा है, हमेशा पी एन एफ के बीच में बन रहा है, हमेशा छोटा बन रहा है कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, सॉरी। तो चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, ठीक है। अब एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं और चीजों को जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसे इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। पहला प्रॉब्लम पढ़िए क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है। ए कॉन्केव मिरर हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। आप अगर कॉन्केव मिरर बना लेते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज इसमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना लीजिए ताकि विजुअलाइजेशन शुरू में ठीक हो। जब खुद विजुअलाइज हो जाएगा बिना इस फिगर को, डायग्राम को बनाए, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था। ये क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर इसका जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो एफ फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो गया। प्लस है कि माइनस है अभी हम ये देखेंगे। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट सोर्स जो है वो मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सब कुछ पता है। तो u इजकल टू जो है वो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, f इजकल टू हो जाएगा वो -20 सेंटीमीटर, याद कीजिए क्योंकि फोकल पॉइंट इसके केस में यही होगा, तो -30 सेंटीमीटर हो गया। तो u और f पता है, v निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f पुट कर दीजिए, फॉर्मूला में सारा वैल्यू एज इट इज पुट कर दीजिए, तो 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u और रख दीजिए वैल्यू -1/20 माइनस ऑफ -1/30 हो गया। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया 1/30 माइनस 1/20, दिस कम्स आउट टू बी -1/60। तो v इजकल टू हो गया -60 सेंटीमीटर। -60 का क्या मतलब हो गया कि ये फ्रंट ऑफ द मिरर के फ्रंट में बनेगा, ठीक है। इमेज जो बनेगा वो 60 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट और रियल बनेगा। इमेज विल फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इन फ्रंट बनेगा तो हमेशा रियल बनेगा। क्लियर हो गया। A concave mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. ठीक है। The height of the image is 50 centimeter. Find the focal length of the mirror and the distance between the mirror and the object. प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, समझना है प्रॉब्लम को, ऐसा नहीं कि कहानी तो है नहीं ये कोई, तो प्रॉब्लम को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उस पर हाथ लगाइए, ठीक है। क्या क्या डेटा दिया गया है देखिए। ये कॉनकेव मिरर है, एक डेटा है ये, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ निकालना है इसलिए लिखेंगे नहीं पहले से, फोकल लेंथ का वैल्यू कैलकुलेट से नेगेटिव आएगा तो ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो दे दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट h1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। The height of the image is 50 centimeter. h2 equal to -50 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। -50 सेंटीमीटर क्यों, इन्वर्टेड अगर रहा तो -50 सेंटीमीटर, अदरवाइज 50 सेंटीमीटर, चलिए ठीक। h2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज इज ए कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट सीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अच्छा, 5 मीटर क्या दिया गया है, इमेज का डिस्टेंस है, इक्वल टू -5 मीटर। क्यों कि 5 मीटर क्यों लिखे हैं हम, 5 मीटर क्यों लिखे हैं, 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर ये हाई ऑब्जेक्ट हो गया, स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर, बहुत दूर में एक स्क्रीन रखा हुआ है और इस स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट ये इमेज बन रहा है यहाँ, और इमेज का हाइट है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इमेज हाइट, ठीक है। और ये डिस्टेंस दे दिया है 5 मीटर। इस प्रॉब्लम को बढ़िया से पढ़ते हैं। पहले क्या है,
ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब इमेज 5 मीटर दूर बन रहा है स्क्रीन पे। द हाइट ऑफ द इमेज इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इमेज का हाइट दे दिया गया है। फोकल लेंथ पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड मैंने इमेज डिस्टेंस क्या है, ये दो चीज़ें पूछा। तो मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है, कॉन्केव मिरर है, कहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो दे दिया है और 20 सेंटीमीटर है, और इमेज जो बन रहा है उसका हाइट है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है क्योंकि ऊपर की तरफ है। कॉन्केव मिरर में इन्वर्टेड बनता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब भी बने तो। और ये डिस्टेंस दे दिया गया है कितना, 5 मीटर। यही सब डेटा है, सब देखते रहना है। फोकल लेंथ पूछा है और ये सब, तो H2 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, H1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, V इज इक्वल टू -5 मीटर, U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन है। तो हमें पता है H2 बाई H1 इक्वल टू -V/U। देखिए एकदम रूल से जा रहे हैं। इसका मतलब कि -50 सेंटीमीटर बाई -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिखा जाए, -V/U। और V का वैल्यू क्या लिखेंगे, -5, और U का वैल्यू कितना लिखेंगे पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, H2 बाई H1 माइनस, हाँ ठीक है, 20 को मैं नेगेटिव क्यों लिखा, 20 तो प्लस रहेगा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -5 -V/U। तो यहाँ से U इक्वल टू आ जा रहा है माइनस कितना, 2, -2 मीटर। देखिए ये 5 मीटर था। ठीक है, तो -2 मीटर है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर पे रखा हुआ है, 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 2 मीटर अवे में रखा हुआ है। U आ गया हमारे पास। अब F पूछा है, तो F के लिए क्या किया जाए, एक चीज़ तो हो गया, F के लिए 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F अप्लाई कर दीजिए। अब इसमें पता है कि 1/V, V क्या था हमारा नेगेटिव -5 मीटर। ठीक है, और प्लस U भी माइनस था, -1/2 इक्वल टू 1/F। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है आपका। ठीक है, -1/5 -1/2, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से आप पाइएगा F इक्वल टू -1.43 मीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर जो हो गया वो 2 मीटर का हो गया। ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, अगर साइन के बिना लिखिएगा तो वो 2 मीटर कहलाएगा। U का जो मोड हो गया ये 2 मीटर हो गया, केवल डिस्टेंस पूछा है तो। और फोकल लेंथ अगर पूछा है केवल तो 1.43 मीटर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, इसलिए नेगेटिव आया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़िए। A candle flame 1.6 सेंटीमीटर हाई is imaged in a ball bearing of diameter 0.4 सेंटीमीटर। बॉल बियरिंग है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इफ द बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। बस यही चीज़ें क्लियर करनी है। बॉल बियरिंग का मतलब क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। H1 दे दिया है 1.6 सेंटीमीटर, ये तो प्लस रहेगा। U दे दिया है -20 सेंटीमीटर क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा। V हमें पता नहीं है, H2 हमें पता नहीं है। R दे दिया गया है 0.2 क्या सेंटीमीटर, तो फोकस जो हो जाएगा वो इस केस में प्लस ही होता है, 0.1 सेंटीमीटर। F/2 होता है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। हमें यहाँ से V मिल जाएगा, 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। पुट कर दीजिए, 1/0.1 माइनस 1/U नेगेटिव था, -20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है 20 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है,
10 प्लस 1/20, ये हो गया 10 प्लस 1/20, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10.05। ये अप्रॉक्सीमेटली इसको 1/20 10 के सामने नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो लेट अस से नियरली इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट, एक सेकेंड, v इक्वल टू 10 नहीं आएगा, 1/v इक्वल टू कितना आया, नियरली इक्वल टू 10, 1/v नियरली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सब तो सेंटीमीटर में फिगर था, तो v इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 mm, 1/10 सेंटीमीटर मतलब 1 mm। तो इमेज कहाँ 1 mm डिस्टेंस पे बन रहा है, क्लियर है, प्लस है, ठीक है। ये प्लस का मतलब इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और एक दूसरा क्या है कि h2/h1 जो है वो हमने बताया कि -v/u लिखते हैं, तो h2 इसमें हमें निकालना था, h1 पता है, तो h2 इक्वल टू हो जाएगा h1 इंटू -v/u, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, h1 कितना है 1.6 सेंटीमीटर और v/u का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v था 1 mm और u था कितना, माइनस पहले था, u है माइनस, v तो प्लस आया था, u -20 है, तो 1/20, तो 1/20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना आ जाएगा 16 1/0.08, ये 0.08 mm के बराबर आ जाएगा, सेंटीमीटर mm के बराबर आ जाएगा, mm, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये h2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, h2 इक्वल टू h2 हाइट जो आ जाएगा वो, और प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि ये वर्चुअल 0.08 mm, क्लियर है। कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, v कितना आया था 1 mm, 1 mm मतलब 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे, यहाँ mm में करेंगे या सेंटीमीटर में, तो अगर mm में लिखते हैं तो 200 लिखना पड़ेगा, 1.6, ये सेंटीमीटर में आएगा, यूनिट देख लीजिए आप, ठीक है, 0.08 mm आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मुझे आंसर पता है इसलिए डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये देखिए, इसको पढ़िए, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है, फोकल लेंथ दे दिया है, फाइंड द लोकेशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो एक चीज़ तो पता है कि ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, छोटा होगा, ये चीज़ तो पता ही है, अब लोकेशन की बात रहे देख लेते हैं, और साइज भी है तो साइज का भी निकालना पड़ेगा कितना है, ठीक है। ये किसी और क्वेश्चंस का यहाँ पे आ गया, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। तो सॉल्व किया जाए इसको, क्या क्या दिया गया है, h1 दे दिया गया, h1 इक्वल टू +3 सेंटीमीटर, u दे दिया गया है -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया गया कितना है जी 6 सेंटीमीटर, तो इसके केस में +6 सेंटीमीटर क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो राइट साइड में होगा, और v पूछा है और हमारे पास h2 पूछा है, बस यही है हमारे पास, फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब 1/v + 1/u 1/f सारा चीज़ दिया गया तो v आपको निकल जाएगा, 1/v = 1/f मतलब 1/6 माइनस 1/-7.5, सॉल्व कर दीजिए इसको, -7.5 मतलब 15/2 मतलब 2/15 हो गया, ठीक है, तो 1/6 + 2/15 सॉल्व कीजिए तो ये 60 हो जाएगा, 30 कर दीजिए, 5 + 4 9/30, इसका मतलब कि 3/10 10/3 मतलब v = +3.33, यही ना आया सेंटीमीटर, प्लस आया तो वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ये हो गया, और डिस्टेंस लोकेशन पता चल गया कि 3.33 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। साइज की बात करते हैं तो h2 =
माइनस H1 V बाई यू, माइनस V बाई यू। तो H1 है 3 सेंटीमीटर और प्लस ये माइनस V बाई यू पुट करेंगे तो माइनस V बाई, तो माइनस V है 3.33 और U है माइनस कितना जी 7.5। कर लीजिए कितना आ रहा है ये 3 और 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। तो न्यूमेरिकल जो किस लिए करते हैं, ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं जितने भी थियरीज पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करिएगा आपका थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। A U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 cm as shown in the figure। ये U-shaped एग्जैक्टली U नहीं है लेकिन चलिए इसको U-shaped मान लेते हैं। Find the total length of the image। साइज दे दिया गया, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका मतलब फोकल लेंथ इसका आ गया, इस मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो लेंथ हमें पता करना है। कैसे करेंगे, इसका अप्रोच क्या है, थोड़ा देर के लिए सोचिए और उसके बाद कीजिए। अप्रोच ये है कि ये वाला जो है इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, मान लेते हैं यहाँ बना। फिर ये वाला जो है इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, मान लेते हैं यहाँ बना। तो इसका इमेज बना, इसका इमेज बना। फिर ये जो लाइन है इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज हमेशा यही बनेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी तो होगा नहीं। तो ये जो ऐसे जो है उसका इमेज कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बनना चाहिए कुछ ऐसे। तो इसका मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ द इमेज मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये 3 लेंथ हमें चाहिए। तो लेटेस्ट से इसमें पूरा एग्जैक्ट तो ड्रॉ करेंगे नहीं हम अभी, पर बता दे रहे हैं आपको। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो उस केस में ये मान लेते हैं ये PQRS है ना, तो उसका ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, PQ का यहाँ बन जाएगा P डैश Q डैश, ये हो जाएगा आपका S डैश R डैश, ऐसे ही बनना चाहिए कुछ। ठीक है, जो दूर में था वो नज़दीक में बनेगा, जो नज़दीक में था वो दूर में बनेगा और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ हमें निकालना है। कौन सा लेंथ? P डैश Q डैश S डैश R डैश, ये लेंथ निकालना है। बस ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो P डैश Q डैश और S डैश R डैश निकालना होगा। तो क्या किया जाए इसके लिए? अगर हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डेटा क्या क्या दिया है? F दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि R दिया है ना, R इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फोकल लेंथ मिल गया। ठीक है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? कि इसका अगर डिस्टेंस हमें पता है कितना है, इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, PQ का डिस्टेंस। तो फॉर PQ हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा? V इक्वल टू कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। सिमिलरली निकाल ही लेते हैं। सिमिलरली क्या, 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/U, मतलब कि -1/10 माइनस 1/U मतलब 40 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका -4 प्लस 1 मैंने -3/40 मतलब 40/3। V इक्वल टू -40/3 सेंटीमीटर आया, 40/3 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्टेंस आया? ये वाला डिस्टेंस आया, V डिस्टेंस। PQ की ये डिस्टेंस आ गया, PQ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो निकाले हैं 40/3। लेकिन ये डिस्टेंस से तो मतलब नहीं, हमें तो P डैश Q डैश निकालना है, इसका मतलब हाइट निकालना है।
तो हाइट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू इंटू माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी बाई यू कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई यू -40/3 माइनस के साथ, और यू है आपका 40 -40, ये हो गया। तो पी डैश क्यू डैश जो हो गया वो हो गया -40/40 कट गया, 1/3 -1/3 सेंटीमीटर। नहीं पी क्यू का वैल्यू नहीं रखें, इंटू 10 करना होगा तब ना, इंटू 10 मतलब -3.33 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है कि इन्वर्टेड है और कुछ नहीं। पी डैश क्यू डैश का आ गया -3.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आर डैश एस डैश निकल जाएगा, आर डैश एस डैश निकालिए, इसी में करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। सिमिलरली आर डैश एस डैश निकालिए। आर डैश एस डैश निकालने के लिए पहले आपको ये इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। और ये इमेज डिस्टेंस आप निकालिए तो ये इमेज डिस्टेंस जो आएगा आपका वो आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं इसको पी, कैसे बोलें इसको, क्या बोला जाए, पी हमेशा पोल को देना चाहिए लेकिन नाम हम गलत कर दे रहे हैं। आर डैश एस डैश ये डिस्टेंस निकालिए, तो ये डिस्टेंस आप निकालिए 1/v, फॉर्मूला लगा दीजिए सेम फॉर्मूला, 1/u + 1/v। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, वैल्यू पुट कीजिए, -1/10 -1/10 कितना 30, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये तो 30 ही है ना, तो 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका -30 मतलब प्लस हो जाएगा। तो 30 -3 + 1 मतलब कि -2/30 मैंने -1/15 मतलब v इक्वल टू आ गया -15 सेंटीमीटर। ये किसके लिए हो रहा है, ये आर एस के लिए हो रहा है, आर एस का इमेज बना रहे हैं, आर डैश एस डैश। देयरफॉर आर डैश एस डैश जो हो गया, आर डैश एस डैश नहीं, ठीक है। तो आर एस के लिए इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। अब आर डैश एस डैश मतलब साइज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 इमेज ऑब्जेक्ट साइज इंटू -v/u मतलब कि -15 -v/u, u हो जाएगा -30। तो ये कितना हो जा रहा है आपका -10×3 = 15 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब -5 सेंटीमीटर इंडिकेट करता है कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है, -5 सेंटीमीटर है। तो एक का आया -5 सेंटीमीटर, एक का आया 13.3 सेंटीमीटर, मतलब ये आया सॉरी 13.3 नहीं, पी डैश क्यू पर 3.3 सेंटीमीटर। ये पी डैश क्यू डैश का लेंथ आ गया, आर डैश एस डैश आ गया। अब दोनों इमेज डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने से ये पी डैश एस डैश आ जाएगा। तो पी डैश एस डैश ये कितना हो जाएगा, पहले आया था 13.3 और उससे पहले आया था कितना हमारे पास, एक का डिस्टेंस आया 15, तो 15 - 13.3 करेंगे तो 1.7 आए, 1.7 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, बस क्लियर है। आर डैश एस डैश जो आया -5 सेंटीमीटर आया, पी डैश क्यू डैश जो आया, डायग्राम हो सकता है गलत बनाओ क्योंकि पी क्यू का जो इमेज बना है वो इमेज कहाँ बना है, वो इमेज 13.3 सेंटीमीटर पे बना है, ठीक बता रहा है, पहले बना है -13.3 सेंटीमीटर पे, और आर एस का बना है -15 सेंटीमीटर पे। साइज की बात करें तो ये छोटा, कौन सा छोटा है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये कितने सेंटीमीटर का है, 3.3 सेंटीमीटर का है। आर एस सब कुछ सही है इसमें, ओके। तो 1.7 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ इमेज जोड़ दीजिए सबको, कितना कितना को, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश सबको जोड़िए, तो 5 हो जाएगा प्लस 1.7 हो जाएगा प्लस 3.3 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर किसका आया, ये और ये यू शेप जो था वो अब यू शेप नहीं रह गया है इमेज के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे, कहीं कहीं अटकते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, लगे रहना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। न्यूमेरिकल्स जब पूछा जाता है एग्जाम में तो उस टाइप का नहीं पूछा जाता है जो कि आपका बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। कॉन्सेप्ट होता है, माइनर कैलकुलेशंस रहता है। अगर सिली मिस्टेक नहीं किया जाए तो स्कोर किया जा सकता है। ठीक, थैंक यू।